हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही सुचारू रूप से कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 बड़ा ही इजी चैप्टर है। ठीक है, और केमिस्ट्री का चैप्टर है। कार्बन और उसके यौगिक आपने पढ़ा भी होगा, है ना, क्योंकि हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, किसी ने नहीं पढ़ा हो। तो आज हम उस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक क्या क्या चीजें हैं। देखो बेटा, हम इससे पहले वाले वीडियो में लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जितना हो सकता था उतना इजी वे में मैंने आपको पढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे वीडियो जो है वो पसंद आए होंगे और आपके जितने भी डाउट्स आज तक के थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज उसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हुए अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एकदम इजी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन एवं इसके यौगिक। इसके यौगिक मतलब नॉर्मल सी अगर बात देखें तो आप ये जान सकते हो कि सर कार्बन और उसके यौगिक का मतलब क्या है। बेटा, इसका मतलब ये है कि एक तो अपन कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी बात हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि कार्बन जुड़ करके किस प्रकार के कंपाउंड बनाता है, किन परमाणुओं के साथ जुड़ करके वो किस प्रकार के कंपाउंड या यौगिक बनाता है। उन यौगिकों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बन कार्बन की बात करेंगे। कार्बन जिस जिस फैमिली में रहता है, अपने आस पड़ोस के, अपने पड़ोसियों के घर जाता है, अपने घर में किस तरीके से रहता है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। कि आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर बात करूं भी, आप घर में कैसे रह रहे हो, आपके माता पिता के साथ आपका कैसा नेचर है, उस तरीके से तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। वैसे ही कार्बन कार्बन अपने आप के साथ जुड़ करके अपनी फैमिली में किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से किस परमाणु के साथ कैसे जुड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने पड़ोसियों की बात, यानी कि अन्य परमाणु के साथ जुड़ता है तो किस प्रकार के कंपाउंड बनाता है, उनके साथ उनके कैसे रिलेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो सोचेंगे हम कि कार्बन और उसके यौगिक किस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से, वो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कार्बन और इसके यौगिक की, तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कार्बन। कार्बन कार्बन ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर कार्बन के बारे में ऐसा क्या चीज है। बेटा, कार्बन ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है जो हर एक चीज में प्रेजेंट होता है, हर एक चीज में प्रेजेंट होता है। इवन आपका फूड जो है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज कर रहे हो, उसी में भी बेटा कार्बन होता है, उसमें भी कार्बन है। इवन इन वर्ल्ड, पूरे संसार में, विश्व में सारी चीजें लगभग ऑलमोस्ट किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे जो आपका फूड है। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं एक बार पार्ट को, जो चैप्टर जो है हमारी इसकी रूपरेखा बनाने के लिए मैं बता देता हूं। ये ग्लूकोज है बेटा, C6H12O6। ये क्या बेटा, ग्लूकोज है। ठीक है, एक बार रुकिए। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो C6H12 और O6 ये बेटा क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज बेटा कार्बन से बना हुआ है। यहां देख सकते हो आपकी सर, यहां तो कार्बन है, इसका मतलब ये भी कार्बन है। बेटा, ये फूड की कैटेगरी में आता है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आप भोजन इंटेक करते हो, ग्रहण करते हो, तो उसके अंदर ये है। ठीक है, ग्लूकोज है, तो C6H12O6 इसका मतलब कार्बन है। आप किसी भी चीज में देख सकते हो, इस संसार के अंदर जो भी चीजें हैं लगभग ऑलमोस्ट किसमें उनके अंदर अधिकांशतः क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, समझ गए बात। तो आप एक चीज याद रखें। ठीक है, तो सभी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में लगभग ऑलमोस्ट क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। अभी मैं बात करता हूं बेटा कि कार्बन क्या चीज है, ये लोचा क्या है कार्बन। ये कार्बन याद रखें, कार्बन एक तत्व है। सबसे पहली बात करें, एक पदार्थ है और तत्व है। ठीक है, एलिमेंट है। दूसरी बात करें कि सर ये कहां है, कहां है, यानी कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इसकी स्थान कहां है, पोजीशन कहां है, इसका घर कहां है। तो याद रखो, फ्लैट नंबर 6। फ्लैट नंबर 6 है इसका। इसका घर कहां पर है, आवर्त सारणी में
परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं, जैसे घर के ऊपर होता है ना, आप होटल के अंदर जाते हो तो उसके अंदर क्या है, ऊपर रूम के ऊपर नंबर लगे होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर रूम, 3 नंबर, 4 नंबर। उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका रूम नंबर कौन सा है, परमाणु क्रमांक कौन सा है, 6 है। क्या है, 6 है। ठीक है, समझ गए बात। इसका फ्लैट नंबर 6, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी बात करें, नेक्स्ट बात करें। सर आपने ये तो बता दिया, पर आप ये बताइए हमें इसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इस कार्बन को दर्शाते कैसे हैं, किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में ये रहता है, किस प्रतीक के रूप में रहता है। तो आपका उत्तर होगा सर ये सी की फॉर्म में रहता है। कार्बन, कार्बन का सी लिया गया है। आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो इन तत्वों के नामकरण करती है, ठीक है, उनके प्रतीक देती है, उनके मात्रकों का चयन करती है। एक इंटरनेशनल क्या है, संस्था है जिसका नाम है आईयूपीएसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो इस संस्था देती है। कोई भी तत्व है, उन तत्वों के नामकरण जो है, उनके प्रतीक जो है, उनके चिन्ह जो है, जो मात्रक जो है, वो वही संस्था देती है। तो इसका जो प्रतीक है वो क्या है, सी है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं। सर आपने ये तो बता दिया, पर आप हमें ये बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो याद रखें बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो है 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपने बता दिया 1s2 2s2 और 2p2 है। ठीक है, समझ आ रही है बात सभी को। ठीक है, ये है। पर आप हमें यह भी बता दीजिए कि इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है। आउटर मोस्ट सेल का मतलब है इसका बाह्यतम कोष, बाहरी कोष कौन सा है। तो ध्यान रखें बेटा, इसका जो बाहरी कोष जो है वो है 2 नंबर कोष। और अगर बात करेंगे इसमें 2 नंबर कोष में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की नंबर कितना है, तो आप बताओगे सर 2 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 6 है। सॉरी 4 है। कितना है बेटा, 4 है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि कार्बन का अंतिम कोष कौन सा है, तो फाइनल कोष जो है, अंतिम कोष जो है वो बेटा है 2 नंबर कोष। कौन सा कोष है, 2 नंबर कोष, जिसके अंदर फर्स्ट वाला कोष होता है के और दूसरे वाला होता है एल कोष। तो एल नंबर कक्षा में या कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। भाई बात करूं, मैं आपको एक डिजाइन बना के बता देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां से देखिए, आप देखो एकदम स्मूथली पढ़ना है, स्मूथली पढ़ना है। ये आपका न्यूक्लियस, नाभिक, और नाभिक के अंदर इसके अंदर दो सॉरी 2 ही प्रकार के कोष है बेटा। कौन कौन से कोष हैं, आप बताओगे कि सर नाभिक के पास वाला जो कोष है उसको बोलते हैं के कोष, यानी कि 1 नंबर कोष। दूसरे वाला कोष जो है उसको बोलते हैं एल नंबर कोष, यानी कि दूसरा कोष। ठीक है, अब देखो सर पहले कोष में जिसको आप बोल रहे हो के नंबर, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप बता सकते हो कि सर के नंबर कोष जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। के का मतलब 1 नंबर कोष में, तो 1 नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 नंबर कोष हो गया, ये भी 2 नंबर कोष हो गया। तो 1 नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब के नंबर कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए हैं, यहां पर 2 भरे गए, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई सभी को, दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, अब इधर अगर बात करें अपन, तो अब एल नंबर कोष, सेकंड जो कोष है एल नंबर, उस एल नंबर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप बताओगे कि सर ये भी 2 नंबर है जिसको एल नंबर कोष बोल रहे हैं, ये भी 2 नंबर है जिसको एल नंबर कोष बोल रहे हैं। उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए बाहरी कोष में, और कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप एल वाले कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दोगे, 4। 1
2, 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को रखता है। कौन से कोष में? के कोष पूरा भरा हुआ है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल नंबर कोष दूसरे कोष में मात्र 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद में अगर बात करें कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कि सर इलेक्ट्रॉन इसमें जितना परमाणु क्रमांक है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 है। एक बार देख सकते हो आप लोग, है ना। मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, कई बार हो सकता है कि आप मैं आगे खड़ा हूं तो आपको दिखाई नहीं देता होगा, फिर बोलते हो कि सर आगे खड़े होते हो ये और वो हो, तो आपको भी दिखना चाहिए ना। मैन मकसद तो मेरा यही है कि आपको समझ आए, है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 6 है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है, तो सर इसमें प्रोटॉन कितने हैं? ऑब्वियसली बेटा, प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या, वो भी 6 है। आप एक चीज याद रखें, इस किसी भी तत्व के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक, इनकी संख्या सेम होती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो यहां पर कार्बन की बात करूं तो यहां 6 प्रोटॉन होंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, नेगेटिव चार्ज ली है तो इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, और परमाणु क्रमांक भी इसका क्या होता है? 6 होता है। आप एक चीज ध्यान से देखिए, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है बेटा? प्रोटॉन पर चार्ज होता है सर प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है। तो प्लस के माइनस और माइनस के प्लस के 6 और माइनस के 6 जो है आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं दिखता है, और ये कार्बन कहलाता है उदासीन परमाणु। उदासीन कार्बन परमाणु। ठीक है, उदासीन परमाणु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, ना उस पर प्लस हो ना ही उस पर माइनस हो। समझ रहे हो? अब प्लस माइनस किसी भी तत्व के ऊपर या परमाणु के ऊपर तभी आता है जब वो इस आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोष में, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। उसी वजह से उस पर प्लस और माइनस आता है। डिपेंड करता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, किसी भी तत्व ने अपने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बात करूं, नॉर्मल एग्जांपल देखिए आप, इलेक्ट्रॉन यहां पर 6 है। अगर ये कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन अचीव करता है, ग्रहण करता है अपने बाहरी कोष में, तो याद रखें इस बाहरी कोष में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। यहां 6 से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और 6 से इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है कि प्रोटॉन तो अब भी 6 है, पर इलेक्ट्रॉन अगर 1 बढ़ गया तो 7 हो गया, 2 बढ़ गया तो 8 हो गया। इसका मतलब जो चार्ज का चीज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो नेगेटिव आएगा उस पर, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, हटा है, तो पॉजिटिव अपना रोब दिखाएगा। होता है ना, जिसकी सिक्का, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इलेक्ट्रॉन अगर आया तो माइनस शो कर देगा वो तत्व, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया, माइनस कम हुआ, तो इधर प्लस वाला अपना शो कर देगा सिंबल। डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही ऊपर प्लस माइनस लगेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही उस पर प्लस लगेंगे। डिपेंड इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन बाहर गया प्लस देके जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आया माइनस देके जाएगा। क्योंकि कमी और वृद्धि किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की तो हो रही है। कौन से सेल में? बाहरी कोश में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें बेटा। अगर आपको ये लगता है कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरे जाते हैं, तो आप मेरे से पर्सनली डिस्कशन कर सकते हो। आपको एक के अंदर नंबर दिए जाएंगे, आप उन पे कॉल कर सकते हो, आप उन पे मैसेज सेंड कर सकते हो, आप कैसे भी करके
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू मैं आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन करवा देता हूं। कार्बन एक तत्व है, आवर्त सारणी में इसका रूम नंबर 6, परमाणु क्रमांक 6, प्रतीक इसका C, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, जिसके अंदर 1 जो है L K नंबर कोष है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, और इसी प्रकार L नंबर कोष में, जिसका नाम 2 नंबर कोष है, जिसमें आपने इस डायग्राम के थ्रू देखा होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। जितने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इनकी संख्या है 4। अभी देखिए यहां से इतना तो आपको मैंने बताया कि इसका जो परमाणु क्रमांक जो है वो 6 नंबर है, प्रोटॉन की संख्या भी यहां पर 6 है, प्लस का चार्ज, और माइनस का जो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो भी माइनस का 6 है। तो याद रखें, जब प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, तो समस्या ही नहीं है। इसके ऊपर ना तो प्लस दिखेगा ना ही माइनस दिखेगा। आप आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हो तो कार्बन के ऊपर ना तो प्लस दिखता है और ना ही माइनस दिखता है। वैसे भी आपको कार्बन पे प्लस और माइनस दिखना पॉसिबल भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में आगे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर कार्बन पे प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली चीज आराम से समझ में आ चुकी होगी। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके बीच में अगर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हूं तो थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। ठीक है, समझ आ गई? इस कार्बन के बारे में हम इतनी बातें डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए करें आगे। चलो, अब बात ये रह गई कि सर आपने अभी अभी हमें बताया कि कार्बन जो है, इस कार्बन के अंदर, अभी मैं लिख दूं बेटा, एक बार देखिए ध्यान से, कार्बन 6 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक इधर लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। अब आप ये बोलेंगे कि सर कई बार शॉर्ट फॉर्म में तो लिखते हैं। यस, लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। आपको मैंने अभी बताया कि 2 कोष ही होते हैं इसके, नाभिक के चारों ओर कितने कोष होते हैं? 2 ही। एक कोष होता है K नंबर, एकदम सिंपल बता रहा हूं, दूसरा होता है L नंबर। K नंबर कोष में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब K को L M N जो मैं बोल रहा हूं, K से स्टार्ट करिए 1 नंबर कोष, L से स्टार्ट करें 2 नंबर कोष। जैसे ही मैं K L M बोल रहा हूं, इसका मतलब K से आपको फर्स्ट स्टार्ट करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो K से हमने कौन सा कोष बोला? पहला कोष है। तो पहले कोष में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर कोष कौन सा है? L है। और इस L नंबर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कार्बन के नीचे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, 2 एंड 4। ये देखा होगा बहुत बार आपने, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा ना। तो ये तो बहुत ही कम चांस में दिखता है आपको। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो ये तो बहुत ही कम चांस में आपको नजर आएगा। ठीक है, परंतु ये चीज जरूर नजर आएगी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2 और 4 होता है। पता है ना ये सभी को? क्लियर है? यहां तक समझ आ गया बात? अब देखिए, अब आप ये बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग क्यों करता है। देखिए बेटा, हर एक एटम के अंदर क्या होता है, इसका बाहरी जो कोष रहता है, इसमें अष्टक पूरा होना चाहिए, या फिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त किया होना चाहिए। अब उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसा लोचा है कि सर अंतिम जो कोष जो है वो पूरा फिलअप होना चाहिए, पूरा भरा होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि एस ब्लॉक जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एस उपकोष में। पी उपकोष में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, पर यहां तो 2 ही भरा हुआ है। इसका मतलब ये कोष खाली है, ये उपकोष अब भी खाली है। आपको मैं बता देता हूं, 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से देखिए। एस, जिसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार से पी नंबर इलेक्ट्रॉन, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, 6 से कम भर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है।
उसके हिसाब से। उसके बाद में डी नंबर उपकोष जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ नंबर इलेक्ट्रॉन जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब ये है सिस्टम। अब आप देख के बताओ कि सर 1s2 आपने लिखा और आपने फिर लिखा 2s2 और 2p2, तो इसमें आप देख लीजिए कि सर पी नंबर जो उपकोष जो है उसमें तो 6 आने चाहिए थे, पर यहां पर कितने आए हुए हैं सर? 2 ही आए हुए हैं। इसका मतलब इसका पेट पूरा भरा हुआ नहीं है, खाली है, अब भी भूखा है। तो जब तक भूखा है तब तक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त नहीं कर सकता। उत्कृष्ट गैस विन्यास। अब उत्कृष्ट गैस विन्यास क्यों बोल रहा हूं मैं, आप देखना, जो पीरियोडिक टेबल जो है, जो 18वां वर्ग जो है, जिसमें सारी की सारी जो गैसेज जो है उनका बाहरी कोश पूर्णतया भरा हुआ है। इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं है। जब आप खाना खा लेते हो, आपका पेट पूरा भर जाता है, तो आप खाना और ग्रहण नहीं कर सकते। अब कोई ये बोलेगा सर झूठी बात है, मैं अगर खा लूं खाना तो मैं बाद में भी 2 रोटी और खा लेता हूं। ऐसी बात नहीं है। वो तो देखो, आप जबरदस्ती करते हो अपने साथ। जब भी आप तृप्त हो जाते हो एकदम खाना खा करके आराम से, कि आपको और ज्यादा रोटियों की जरूरत नहीं हो, खाना और नहीं खा सकते, उस कंडीशन में आप देखना, आप रोटी या फिर और जो खाना जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप एकदम संतुष्ट है, आपको जरूरत ही नहीं है। सेम प्रोसीजर यहां है कि जो पी नंबर जो उपकोष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, और जब तक ये 6 नहीं रोटियां खाएगा तब तक इसका काम नहीं चलेगा। इसको तो 2 ही रोटियां दी आपने, इसका मतलब आप तो कंजूस निकले, इसको तो भूखा मारोगे। ये चाहेगा कि मुझे पूरा धाप के रोटी खानी है भाई, मैं तो आधा भूखा तो नहीं रहने वाला, मैं पूरी रोटी खाऊंगा 6 की 6, और जब तक नहीं खाऊंगा तब तक तृप्त नहीं होऊंगा, तब तक मैं स्थायी नहीं हूं। इसका मतलब ये कोशिश करेगा किसी दूसरे की रोटी छीनने की। कैसे? या तो ये पड़ोसी से बोलेगा कि यार 4 रोटी की जरूरत और है, तू दे दे, या फिर ये कहेगा कि आधा भूखा मारने से तो कई गुना बेटर है कि पूरा ही भूखा रहने दे, कम से कम संतुष्टि तो है कि मैं भूखा हूं। अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं भूखा हूं या फिर पूरा तृप्त हूं। तो यह बोलेगा या तो मेरे पास जो आपने दो, जो मेरे अंतिम कोर्स में लास्ट में जो मेरे को जो 4 रोटियां दी, या तो आप ये वापस ले लो, ठीक है, या तो आप वापस ले लो या फिर मेरे को 4 रोटियां और दे दो, जिससे मेरा पी वाला जो है वो पेट, पी का मतलब पेट मान सकते हो, ये पूरा भर जाए, है ना। तो अब कंडीशन तो ये है कि सर आपको 4 रोटियां या तो ली जाए आपसे वापस, जो आपके लास्ट में है, जो आपको दी गई, ठीक है, सेकंड कोर्स में, या तो आपसे 4 वापस ली जाए या फिर आपको 4 और दे दी जाए। तो जब आप 4 और दे दोगे तो सर पी वाला तो पूरा फिलअप हो जाएगा, 2 है, 4 और दे दोगे तो 6 हो जाएगी। इसका मतलब अब मैं संतुष्ट हो सकता हूं। पर बेटा यहां खाना खाने की बात नहीं है, यहां तो सिर्फ समझाने का रोड़ा था कि कैसे क्या होता है, कि आपको किस तरीके से समझ में आ सकता है। पर यहां ऐसा नहीं है, खाना खाना एक अलग चीज है, यहां इलेक्ट्रॉन्स में एटम्स की नेचर अलग चीज है। सिर्फ मैंने आपको रिलेट करने के लिए, समझाने के लिए ये चीजें बताई है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। जब तक ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त नहीं कर सकता। एक नियम आता है अष्टक का नियम, अष्टक, ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ ये बताता है बेटा कि किसी भी परमाणु के अंदर अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक परमाणु स्थायी नहीं होगा। तो यही चाहेगा कि मेरे वाले में भी 8 कर दो। 2 तो ये एस वाला तो पूरा फिलअप है लास्ट वाला, पर पी वाले में भी 4 और दो, 4 ये 2 ये 6 और 6 2 8,
फिर मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को और रोटियां दी जाए या मेरे को समोसा कचौरी खिलाया जाए। मैं एकदम संतुष्ट हूं। फिर आप अपना काम जानो, आपका काम। ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं है। यही बात हम शो करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। इसका जो याद रखें, लास्ट कोष जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या तो ये अपने वाला पूरा कोष खाली कर दे लास्ट वाला, तो अंतिम कोष ये बने। ये तो पूरा भरा हुआ है, यस ऑब्वियसली एस में 2 ही आते हैं, और यहां एस में 2 है तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर रहा है। परंतु बेटा इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 हैं। पॉजिटिव भी 6, नेगेटिव भी 6। अगर मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो प्रोटॉन का चार्ज तो ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो बाकी जो बचेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 निकलने के बाद ये 2 बचेंगे, इन पे तो बेटा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाएगा। तो परमाणु की स्टेबिलिटी जो है वो उतनी नहीं रह पाएगी। आप एक चीज ध्यान से रखिए, पॉसिबल नहीं है कंडीशन ऐसी। अगर ये मान लीजिए अगर ये 4 ग्रहण भी करता है तो आप देखिए 4 ग्रहण करते ही माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, और जैसे ही माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस के 10 हो गए, और प्रोटॉन तो अब भी बेचारा 6 ही है। अब 6 प्रोटॉन वाले उस न्यूक्लियस नाभिक के लिए, नाभिक में होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में भरे जाते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन वाला नाभिक, 6 प्रोटॉन वाला नाभिक इन 10 इलेक्ट्रॉनों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा बेटा, उनको एकजुट बांधे नहीं रख सकता है। तो ये दोनों कंडीशन ये अप्लाई नहीं कर पाता। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता। अब फंस गया बेचारा, क्या ही करे, अब जिंदगी तो इसकी बर्बाद सी है। तो अब क्या करना चाहिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तो भी मुश्किल, क्योंकि फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन होते ही प्रोटॉन तो अब भी 6 है। अब ये 6 वाला इन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल के नहीं रख सकता बेटा। आपकी इनकम मान लो सालाना अगर मान लो 1 लाख रुपए है, आपके घर का खर्चा अगर मान लो 1.5 लाख रुपए है, तो आप मान के चलिए कहां तक, कितने साल तक सस्टेन कर पाओ, नहीं कर सकते ना। सेम पोजीशन यही है कि ये प्रोटॉन 6 प्रोटॉन वाला नाभिक इस कार्बन का, ये इन 10 इलेक्ट्रॉन का संतुष्ट नहीं कर पाएगा, उनको एक जगह पर इकट्ठा नहीं रख सकेगा, उनको बाउंड करके नहीं रख सकेगा। इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो फिर औचित्य भी नहीं है, फिर प्रोटॉन वाला चार्ज बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? तो दोनों ही कंडीशन जो है ये अप्लाई नहीं हो रही है कार्बन में। तो क्या होगा, तो ऐसे भूखा मरने दे? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे परमाणु से साझा कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है। पार्टनरशिप का एक लॉजिक है, पार्टनरशिप होती है तो उस टाइम उस पर पूरा मालिकाना हक हमारा भी होता है। कोई एक बंदा 2 लोगों की पार्टनरशिप है तो उसमें अकेला ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई साहब ये कारोबार मेरा है। तो सामने वाला खड़ा होता ही कान पकड़ लेगा, भाई इधर देख, 50,000 तूने लगाए हैं, 50,000 हमने भी लगाए हैं, तो ना तो तेरी है ये, ना पूरी मेरी है। हाँ तू किसी और के सामने कहेगा कि ये मेरी है तो चलेगा, मेरे सामने ये हैकड़ी करेगा ना कि मेरी है, कल हिसाब कर दे, 50,000 मेरा वापस दे दे, तू 50,000 और लगा के इस कारोबार को बढ़ाना है तो तब बोलना है मेरी है, मेरे सामने नहीं चलेगा। हम दोनों पार्टनर हैं तो हम खड़े हों तो उस टाइम बोलना ये दुकान हमारी है। अगर ऐसे बोल दिया ना कि ये दुकान सिर्फ मेरी है, खा जाऊंगा काट के, है ना, दोबारा मत बोल देना, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है। तो ये साझेदारी में विश्वास रखता है कि मैं क्या करूंगा, दूसरे परमाणु के साथ साझा कर लूंगा, या तो मैं खुद के साथ साझा कर लूंगा, समझ रहे हो, कि मैं खुद का ही साझा करके काम चला लूंगा, या फिर दूसरे परमाणुओं के साथ मैं साझा कर लूंगा। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ तो मेरी बहुत अच्छी बनती है, उसके साथ तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो मैं रात को कर लूं फ्रेंडशिप, है ना, 2 मिनट में कर लूं,
क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन के साथ बहुत ही इजीली बाउंड हो सकता है। हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, ये साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है। तो याद रखें कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और ना देने पर दो कंडीशन आती है। दो कंडीशन आती है, मैंने आपको बताया अभी कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस आएगा, जितना त्यागेगा उतना प्लस आएगा। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कार्बन C4 ऋणायन बनाता है। क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। और ऐसी कंडीशन संभव नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 6 प्रोटॉन वाला नाभिक इन 10 इलेक्ट्रॉनों को क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ये इनको बाउंड करके नहीं रख सकता। याद रखें। तो आपकी पहली कंडीशन याद रखें कि सर यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो C-4 बनाता है या C4 माइनस बनाता है, जिसकी वजह से इसमें अंतिम कोष, जिसकी वजह से इस कार्बन परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणु जो है उसको 6 प्रोटॉन वाला नाभिक ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए ये स्थायी नहीं रह सकेगा। दूसरी बात, कंडीशन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो सर C4 प्लस बनेगा। C4 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्लस का चार्ज 4 बढ़ जाएगा। तो जितना त्यागेगा, अगर बाहर निकालता है तो उतना प्लस आ जाएगा, जितना लेगा उतना माइनस आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो अब क्या बनेगा? ये धनायन बनाएगा। और धनायन बनाने के कारण भी ये भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाएगा। प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन तो दो ही रहे अब। तो इस कंडीशन में क्योंकि ये 4 निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसका मतलब वही लोचा फिर रह गया, है ना। क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉनों को निकालना, 4-4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, 4-4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना किसी भी एटम के लिए पॉसिबल बात नहीं होती है, संभव नहीं होता है। वो परमाणु स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात क्या? ठीक है, समझ आ गई? जो मैं रिलेट करके आपको बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। तो याद रखें, कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन ऋणायन बनाता है, और जिसके कारण से कार्बन परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो कार्बन है उसको 6 इलेक्ट्रॉन वाला नाभिक जो है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये लिखना है। उसके बाद में क्या लिखोगे कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो कार्बन धनायन बनता है, और कार्बन धनायन बनने के कारण भी ये कार्बन जो है वो इतने धनायनों को भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं रह पाएगा, ये स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, अब तो क्या करेगा? ये करेगा साझेदारी। क्या करेगा? साझेदारी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये कार्बन करता है साझेदारी। कार्बन ये करेगा साझेदारी, पार्टनरशिप, साझेदारी। या तो ये स्वयं से कर सकता है, खुद के ही परमाणुओं से, या फिर अन्य परमाणु से, अन्य परमाणु से। अब अन्य परमाणु कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप देखें कि सर अन्य परमाणु में हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ये वाले चीज हो सकते हैं। ठीक है, समझे हो? नाइट्रोजन हो सकता है। तो इनके साथ जुड़ करके, ठीक है, एटसेट्रा और भी होते हैं, तो इनके साथ जुड़ करके ये क्या करता है? अपनी पार्टनरशिप करता है, और पार्टनरशिप के थ्रू ये क्या करता है? अपना जो अंतिम कोष जो है उसको पूरा भर लेता है, या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी? आराम से समझ पा रहे हो ना? तो कार्बन क्या करता है? अपने आप से या फिर अन्य परमाणु, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सह संयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, सह संयोजक आबंध, सह संयोजी आबंध। सह का मतलब साथ, संयोजी का मतलब जुड़कर, आबंध का मतलब बॉन्ड, बंध, जुड़ना।
साथ जुड़ करके किसी अन्य परमाणु के साथ या खुद के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बंध बनाता है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है ये, कि आप मेरे वाले इलेक्ट्रॉन भी ले लो और आप वाले भी दे दो, हम दोनों शेयरिंग कर लेंगे, हम साझा कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, जिससे आप भी संतुष्ट हो, मैं भी संतुष्ट हूं, जिससे ये स्टेबल हो जाता है, जिससे इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है, सामने वाले का भी अष्टक पूरा हो जाता है, या फिर वो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेता है। दो कंडीशन होती है, या तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करो, यानी कि अंतिम कोष पूरा भरे रखो, या फिर अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन लो। जैसे हाइड्रोजन है, तो आप ये बुलाओगे सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है तो वो तो 1s1 होता है। अब आप बोलोगे सर एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अंतिम कोष तो पहला है, इसमें 8 कहां से लाएं? 8 यहां से नहीं लाएंगे, इसमें कंडीशन अप्लाई होती है कि इसमें अंतिम जो कोष है पहला, उसमें उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाए, मतलब एस में 1 की जगह 2 आ जाए, तब ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा, यानी कि अंतिम जो कोष है या उपकोष है वो पूरा भर जाए। अब इसमें 8 तो नहीं आ सकते, पर जिन तत्वों में लास्ट कोष में 8 भरे जा सकते हैं या फिर 8 आ सकते हैं, उनमें अष्टक पूरा कर लो। बात तो यही है, या तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करो या फिर अष्टक पूरा करो। तो ये कार्बन क्या करता है, दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ करके अपना अष्टक क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? एक बार रिवीजन करवाऊं क्या? चलो एक बार देख ही लो आप लोग। सबसे पहले हमने देखा कार्बन एक तत्व है, परमाणु क्रमांक 6 है, प्रतीक इसका C है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है, जिसके अंदर से लास्ट कोष दूसरा है जिसको अपन L नंबर कोष बोल रहे हैं, और पहले वाले को K बोलते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने दिखा रखा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन L कोष में। ठीक है, अंतिम कोष सॉरी 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 सॉरी, ये देखो ये देखो देखो, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 है, प्रोटॉन का नंबर भी 6 है, परमाणु क्रमांक भी इसमें क्या होता है? 6। जब 6 ही इलेक्ट्रॉन हो, 6 ही प्रोटॉन हो, तो वो परमाणु कैसा होता है? उदासीन तत्व का परमाणु होता है, जिसके ऊपर ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया, इसका परमाणु क्रमांक ये था, इसके अंदर बताया मैंने, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक है वो इसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, या फिर वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, बंद उसके साथ इलेक्ट्रॉनों के साथ पूरे तरीके से बाउंड नहीं हो पाएगा, अबंध नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से स्थायित्व नष्ट हो जाएगा। सी कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है तो C+4 बन जाएगा, धनायन बन जाएगा, जिसके कारण भी ये कंडीशन जो पॉसिबल नहीं है। तो ये दो कंडीशन हमने देखी। उसके बाद में हमने क्या देखा, ध्यान से सुनिए। उसके बाद में हमने देखा तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के बाद तीसरी जो रिक्रूटमेंट है वो है साझेदारी, पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप करेंगे तो जब या तो स्वयं के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, यानी कि दूसरे कार्बन परमाणु के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, या फिर अन्य परमाणु के साथ, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे नहीं, इन दोनों की, ये वाले हाइड्रोजन वाले हैं वो कार्बन के साथ क्या कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, ऑक्सीजन वाला कर लेगा या फिर नाइट्रोजन वाला, जिससे इनका भी काम खत्म, इनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और उसका भी काम चल जाएगा। तो पार्टनरशिप के द्वारा ये बंध बनाता है, जिसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। कार्बन कार्बन जो है वो अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाता है, और उस प्रकार के बंध को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। सह का मतलब साथ, संयोजी का मतलब जुड़ना, आबंध का मतलब बॉन्ड, बंध। ठीक है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को साथ जोड़ करके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बंध बनाता है, इसका नाम है सहसंयोजी आबंध। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अपन बात करें सर इसके अंदर कुछ अणुओं के निर्माण बताए गए हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन बताए, एक एक करके ध्यान से सुनना। H2 अणु का निर्माण, अणु का निर्माण, एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे के सारे, ध्यान से सुनना। H2 अणु का निर्माण कैसे होता है? देखिए बेटा, H2 अणु का निर्माण जो है वो कैसे होता है, ध्यान से सुनना। H2 अणु के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो H2 के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक H है, ये तो इसका क्या है, प्रतीक है। दूसरी बात, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। आवर्त सारणी में रूम नंबर कितना है इसका, भाई साहब ये तो फर्स्ट पे आता है, इसकी तो कोई जगह डिसाइड ही नहीं है, तो इसको पहले ही कैटेगरी में कर दिया, फर्स्ट 1 नंबर पे आता है। उसके बाद ये रहेगी कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
ऐसे लिख के आओगे ना एग्जाम में, नंबर मिलेंगे, एग्जाम में संतुष्ट हो जाएगा कि यार बच्चों को कुछ आता है। वरना घास काट के आओगे, एक ही लाइन में सारा लफड़ा चेप दोगे ना, तो वो समझ जाएगा चेपो इसको यार, क्या ही मतलब है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखना, लिखने का भी तरीका होना चाहिए। नंबर लिए नहीं जाते, खोसे जाते हैं। खोसना समझो ना, खोसना मतलब समझो, छीनना। हाँ, छीने जाते हैं। क्या हो गया? यार ये कॉल भी है ना, आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होता है? 1s1, 1s1 होता है। ठीक है। कैसे? आपको मैंने बताया कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप बता सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो भी है यहां पर एक। दूसरी बात, प्रोटॉन का नंबर कितना है, प्रोटॉन का नंबर भी कितना है, वो भी है एक। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन। तो प्लस का एक, माइनस का एक, इसलिए इसके ऊपर चार्ज ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। अब कंडीशन देखिए ध्यान से। अब कंडीशन ये है कि ये वाली चीज समझ में आने के बाद में आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि सॉरी, कि प्रतीक इसका H है, परमाणु क्रमांक एक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें एक है, प्रोटॉन भी इसमें एक है। ये चीज ध्यान रखें। अब क्या होगा? अब ये होगा कि H2 क्या करेगा, H2 ये करेगा। H2 का निर्माण कैसे होता है? H2 के अंदर ये होता है कि इसका जो पहला जो कोष है, जिसको K नंबर कोष है, K में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, K नंबर कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप बताओगे सर एक है। कैसे है? देखिए ध्यान से, यहां पर H नंबर है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक नंबर इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसका लास्ट कोष देखियो ध्यान से, 1s1। तो S में कितने आते हैं? कल ही मैंने बताया आपको, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और जब तक 2 नहीं होगा तब तक स्टेबल नहीं है ये, तब तक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब तक ये कर नहीं पाएगा, इसका मतलब ये स्थायी नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा दूसरे हाइड्रोजन से, अपने वाले दूसरे हाइड्रोजन से, कि तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास 50,000 रुपए, मेरे पास भी 50,000 रुपए, चल मिलके अपन एक बंगला लेते हैं बढ़िया वाला, और फिर उसको रेंट पे देंगे। तो दोनों राजी हैं। इसने बोला ठीक है, तू मेरे वाला इलेक्ट्रॉन ले और तेरे वाला दे, हम दोनों करते हैं पार्टनरशिप, दोनों पार्टनरशिप करते हैं, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। जिससे फिर क्या होगा, ये बोलेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब इन पर मेरा हक भी है, और ये भी बोलेगा कि सर अगर आपका हक है ना, तो कम तो मैं भी नहीं हूं, ये हक मेरा भी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। इसका मतलब इस प्रकार से इन दोनों के बीच में, दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से इससे बनेगा H बॉन्ड H। क्योंकि एक बॉन्ड, एक बंध जो है, इस बंध को बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो बंध बनता है एकल बंध, एकल सिंगल बॉन्ड। तो याद रखें, H2 अणु में अगर बंध पूछा जाए तो कौन सा बॉन्ड बनता है, एकल बंध बनता है। और एकल बंध की खास बात है, याद रखें, एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो याद रखें, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे और 2 बंध में 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन में, 3 बॉन्ड में, 3 बंध में 6 इलेक्ट्रॉन, दुगना। तो याद रखें, देखा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से एक बंध बना, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बंध बन जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो ये सहसंयोजी बंध है। कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध है। तो याद रखें, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं अपन सहसंयोजी बंध, आबंध। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। अब सहसंयोजी आबंध है, इसका मतलब अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप एक जैसी है। ये हाइड्रोजन बोलेगा कि ये दोनों मेरे भी हैं, और इधर वाला हाइड्रोजन बोलेगा ये मेरे भी हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन अपने निकटवर्ती हीलियम गैस He2 पे आता है, इसका विन्यास प्राप्त कर लेता है, हीलियम का विन्यास अचीव कर लेगा, प्राप्त करेगा, अपने निकटवर्ती हीलियम गैस के जैसा विन्यास क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है। क्योंकि इसके पास एक है तो पार्टनरशिप करेगा तो इसके पास 2 आ जाएंगे, पार्टनरशिप में इसके क्या हो गए, दोनों हो गए, तभी तो मैंने ये दिखाया।
दोनों हो गए, और इधर वाले के भी क्या हो गए, दोनों हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इसकी तरह शो कर देगा, हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो कर देगा, और ये स्टेबल हो जाएगा, और इस प्रकार से H2 अणु का फॉर्मेशन होगा। बस इतना सा लिखना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। और आप याद रखें, दोबारा से देख लीजिए H2 अणु का निर्माण कैसे होता है। इसका सबसे पहले आप लिखोगे कि सर H2 का प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1 है। तो संयोजी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है, और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए यह हाइड्रोजन अपने निकटवर्ती हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध बनाता है, और जिसके कारण ये स्थायी होता है, और H2 अणु का फॉर्मेशन। इसके बाद में आप नीचे लिख दोगे H2 अणु, दोनों के बॉन्ड से बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बताओ कहां समस्या है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। H2 अणु का निर्माण कैसे होगा, प्रतीक इसका H है, परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, जिसमें पहला कोष आपको मैंने बताया के नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इस S में 2 आते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये अपने निकटवर्ती हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके H2 अणु का निर्माण करता है, और H2 में बॉन्ड जो है, बंध पूछा जाए कौन सा सहसंयोजी बंध में, इसमें बंध जो है वो कौन सा है, एकल बंध है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर। चलिए, तो आज लगभग कितनी 46 मिनट की क्लास हो चुकी है बेटा। मैंने आपको एक आउटलुक बताया है चैप्टर का, ठीक है, एकदम इजी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो जो है वो बहुत ही शानदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंजॉय किया होगा। देखो, बहुत सारे YouTube चैनल है जहां पर ऐसे मजाक वगैरह कर करके आपको परोसा जाता है, कंटेंट बहुत ही कम दिया जाता है। देखो बेटा, समझाने के पर्पज से अगर सिखाया जाए तो वास्तव में चीजें समझ में भी आती है, और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को अच्छे से लाइक किया होगा। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मैं आपका पूरे एग्जाम तक साथ दूंगा। अपनी जैसे माँ बाप होते हैं ना, अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं, मैं आपको मेरी वाली अंगुली पकड़ के एग्जाम तक छोड़ के आऊंगा, और एक एक क्वेश्चन स्टिक फॉर्मेट में आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि सर ने ऐसे करवाया था और हमने ऐसे किया और हमारे नंबर ये आए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।